हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट फाइन फैंटास्टिक। तो हमारा टॉपिक क्या था भाई? हमारा चैप्टर चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, 9th क्लास का चैप्टर 4। मैंने कल बताया था, शायद लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी, और उसका एक लेक्चर हो भी गया है जिसमें मैंने वर्क के बारे में काफ़ी चीज़ें डिफाइन करी थी। वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है ना, सारी चीज़ें हम डिफाइन कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हुआ था चैप्टर का, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, छोटी सी वीडियो थी। उसके बाद मैंने वर्क बताया था और टाइप्स ऑफ वर्क बताए थे। मैंने कंडीशंस बताई थी, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव और कब जीरो वर्क होता है। तो आज का टॉपिक क्या है? एनर्जी। कोशिश ये है कि आज ही चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए, हमारा टॉपिक है भाई एनर्जी। जैसे इंट्रोडक्शन में भी बात हुई थी, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। बात हुई थी ना, मैंने बताया था एनर्जी क्या है कि हम जो वर्क करते हैं उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। हम कितना वर्क कर सकते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि हमें बोलने के लिए, चलने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। सेम बात है, वर्क करने की किसको, कैपेसिटी को क्या कहते हैं भाई? एनर्जी कहते हैं। ठीक है। जितना हम वर्क कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी जितना हम वर्क कर सकते हैं, मैं खड़ा हूं बोल रहा हूं, जितना मैं बोलता रहूंगा, या मैं वर्क कर रहा हूं, कितना हम वर्क कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग पढ़ सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एनर्जी बोला जाता है ना। अगर एनर्जी नहीं है तो हम वर्क कर ही नहीं सकते। हम वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे करते हैं, मतलब कि बोलते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। सारी चीजें किसकी वजह से होती है? एनर्जी की वजह से होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी बॉडी में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एनर्जी की सबसे बड़ी सोर्स है। हमारे अर्थ पर सबसे बड़ी जो एनर्जी की सोर्स है वो क्या है? सन है। ठीक है भाई, क्या है? सन है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। जितनी एनर्जी सोर्सेज हमें मिलती हैं उनमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज सन से ही ये कह दीजिए कनेक्टेड होती हैं। जैसे सोलर है ना। अब जैसे विंटर चल रहा है, सर्दी चल रही है, तो सर्दी में क्या होता है? आप जाकर बाहर बैठिए, धूप में बैठेंगे तो ना बॉडी सी खुल जाती है, एकदम एनर्जेटिक फील होता है ना। विटामिन डी मिलती है सुबह में। तो ये सारी चीजें क्या है? एनर्जी की वजह से ही तो होती है। हमारी बॉडी जो एनर्जेटिक फील करती है, किसकी वजह से करती है? हमें एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है? सन से मिलती है। जो सनलाइट हमें मिलती है उससे एनर्जी मिलती है। तो सबसे बड़ी सोर्स जो एनर्जी की है वो क्या है? सन है। ठीक है। सम एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड टाइड्स। बहुत सारी एनर्जी कहां से मिलती है? न्यूक्लियस ऑफ एटम से मिलती है, जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं उनसे मिलती है। ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर में, कोर में कुछ चीजें हैं, उनसे हमें एनर्जी मिलती है ना। हीट होती है अर्थ के कोर में, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और कहां से मिलती है? टाइड्स से मिलती है। टाइड्स आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, टाइड्स होती हैं, लहरें होती हैं ना, समुद्र की लहरें होती हैं, टाइड्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is equal to the amount of work it can done। हम कितना काम कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कितनी हमारे अंदर एनर्जी है। अब मैं एक छोटे से बच्चे को, 4 मंथ के किसी बच्चे को ये बोलूं, जाओ बेटा पानी लेकर आओ, मुझे पानी पिलाओ, क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है उतनी। ठीक है, उससे गिलास भी नहीं उठ पाएगा। होता ना ऐसा? या मैं कहूं चलो जिम करो, 10-10 किलो वेट उठाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो डिपेंड क्या करता है? हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी है, हम उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर सकते हैं। जितना हम वर्क कर सकते हैं उतनी हमारी एनर्जी है, जितना हम वर्क नहीं कर सकते उतनी हमारी एनर्जी नहीं है। हमें कहने लगूं चलो भाई वॉल को धक्का लगाऊं, चलो लेके चल रहे हैं घर, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, घर ही है। तो एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है हम कितना वर्क कर सकते हैं। जितना हम वर्क कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा किस पर? एनर्जी पर। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। वर्किंग बॉडी लूजेज एनर्जी, बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी। देखो दो बॉडी है,
और दो बॉडी में अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर वर्क कर रही है, ठीक है, ये कोई पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस पर वर्क कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा और इसको एनर्जी मिलती चली जाएगी, ठीक है। फ्यूल होता है गाड़ी में से एक में से निकाल के दूसरे में डाल दो, इसका फ्यूल कम हो गया, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। मैंने जैसे बताया था कि मशीन्स को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है ना, व्हीकल्स होते हैं उनको चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका फ्यूल निकाल के इसमें डाल दो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट 1 की एनर्जी कम हो जाएगी और दूसरे वाले व्हीकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा दूर तक चल पाएगा, क्योंकि फ्यूल से क्या मिलेगी, इसको एनर्जी मिलेगी, फ्यूल से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो जितना फ्यूल पहले वाला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को दे रहा है, वो उतनी ही अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। समझ में आई बात, कि अगर दो बॉडी एक दूसरे पर वर्क करनी है तो एक की एनर्जी दूसरी पर चली जाती है। जैसे अब सर्दी है, मैंने बताया क्या होता है, चाय आती है, चाय जैसे बाहर चाय लेकर आए और उस पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, हमें अच्छा सा फील होगा, गरम गरम लगेगी। कप होता है, मग होता है ना, तो कप जैसे हीट होती है कप में, हम उस पर हाथ लगाते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमारी बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है और ये कैसा हो जाता है, कप हो जाता है कोल्ड, ठंडा हो जाता है। तो कप में क्या थी, हीट थी, ठीक है, वो हीट कहाँ गई, बॉडी को गई, हमारी एनर्जी बढ़ गई, हमें कुछ एनर्जेटिक फील हुआ, और कप की एनर्जी कैसी हो गई, कम हो गई। हीट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कप की हीट एनर्जी कम हो गई और बॉडी की हीट एनर्जी बढ़ गई। ये हम आगे पढ़ेंगे, एनर्जी के टाइप्स में हीट एनर्जी भी आती है, ठीक है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। एनर्जी क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें पता है सबको दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिनोट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, वेक्टर क्वांटिटी जिनको डिनोट करने के लिए केवल और केवल किसकी रिक्वायरमेंट हो, मैग्नीट्यूड की हो, डायरेक्शन की ना हो, स्केलर क्वांटिटी। ये हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और एक यूनिट और होती है, अभी लिख दूंगा मैं उसको, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। 1 जूल की डेफिनेशन क्या है, सेम कंडीशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। तो जितना अगर हम 1 जूल वर्क करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई, 1 जूल वर्क करना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो बात कर रहे हैं। 1 जूल में 1 जूल एनर्जी हम वेस्ट करेंगे, जितने जूल हम वर्क करेंगे उतने जूल एनर्जी हम वेस्ट करेंगे, ठीक है। वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि W इक्वल टू होता है F/S। W इक्वल टू 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर को डिस्प्लेस करने के लिए लगाई, तो W इक्वल टू आ गया 1 जूल, और जितना वर्क हम कर सकते हैं वही क्या है, हमारी एनर्जी है। जितना वर्क हम कर सकते हैं वही क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 1 जूल, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया कि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया किसी चीज को, ठीक है, तो कितने जूल वर्क करा, 1 जूल वर्क करा। उस वर्क को करने के लिए हमने कितने जूल एनर्जी लगाई, 1 जूल एनर्जी ही हमारे पास है, या हम 1 जूल एनर्जी हमने यूज की है। जितने जूल वर्क उतने जूल एनर्जी, 100 जूल वर्क करेंगे तो 100 जूल एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर, ये हमारे चैप्टर के पार्ट्स भी हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्या है भाई, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, हीट एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया कि मग होता है, कप होता है, गर्म होता है, हम उस पर हाथ लगाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत ही सारे टाइप्स होते हैं, कहाँ तक बताएं आपको, हीट एनर्जी होती है। उसके बाद केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी क्या है, जो इन्वर्टर वगैरह होते हैं, बैटरी होते हैं, बैटरी की जो एनर्जी होती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी, और वो उसको ट्रांसफर करता है इन्वर्टर की हेल्प से, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद होती है लाइट एनर्जी, आप मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, 10th क्लास का पहला चैप्टर है लाइट, उसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे ही लिखेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंप्लीट नहीं है लेकिन स्टार्टिंग यहीं से है, तो लाइट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। उसके बाद साउंड एनर्जी है, मेरी आवाज सबको आ रही होगी, तो ये क्या है, साउंड एनर्जी। उसके बाद क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, काफी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, मैकेनिकल एनर्जी क्या है,
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। किसी बॉडी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उनके सम को क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या है दोनों हम आगे पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या है? एक बॉडी है, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो टोटल एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है भाई। द एनर्जी possessed by a body on account of its motion और पोजीशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जितना हम किसी बॉडी को मोशन कराते हैं या उसके पोजीशन में चेंज करते हैं, ठीक है, या उसके शेप में चेंज करते हैं, तो जितनी एनर्जी को रिक्वायर मतलब जितनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों पर डिपेंड करती है। अगर पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है। चलिए, पहली एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक। ठीक है भाई। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी बॉडी की एनर्जी उसके मोशन की वजह से। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जितना किसी बॉडी में मोशन कराया और उसकी वजह से जो एनर्जी हुई उसको क्या बोलेंगे भाई? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। नोट पॉइंट है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास के। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेलोसिटी के स्क्वायर के। मतलब अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कम मास हो तो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। सेम एज अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, हम ज्यादा उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। दोनों के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एग्जांपल क्या है? अ मूविंग क्रिकेट बॉल। देखो, एक क्रिकेट की बॉल है जो मूव कर रही है। अगर वो मूव कर रही है तो मोशन में है। आई होप इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। जैसे मैंने अभी बताया, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और अगर कोई क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, चल रही है, तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है? रनिंग वाटर। अगर पानी चल रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग में है, तो उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्या है? अ मूविंग बुलेट। अगर कोई बुलेट क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है। जैसे मैं अभी चल रहा हूं, आपको सबको दिख रहा होगा। ठीक है। तो मैं चलता हुआ दिख रहा हूं, तो मेरी एनर्जी कौन सी पोजेस कर रहा हूं? मैं एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा हूं। चलता रहता हूं, एनर्जी पोजेस होती रहती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s। अगर कोई बॉडी जिसका मास क्या है? m है। क्या है भाई? m है। और उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी u थी, वो कुछ डिस्प्लेस हो गई s डिस्टेंस से। ठीक है। कांस्टेंट फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में हमने उस पर फोर्स लगाई। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v। उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है किससे? u से v में। ठीक है। चलो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम आराम से निकाल लेंगे। सारी रामायण है, लिख लेना, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। ठीक है। योग दिख रहा होगा सब। चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है, उसकी वेलोसिटी u है, वो डिस्प्लेस हुई किस डिस्टेंस से? s डिस्टेंस से। कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रही है F, सेम डायरेक्शन में। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है आप सभी ने? बिल्कुल पढ़ा है, सबने पढ़ा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल
यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है भाई, यहां से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2as। यहां से अगर मैं a का वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर, या s निकाल लेते हैं, चलो क्या निकाल लेते हैं, s इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम सबको पता है w इक्वल टू क्या होता है f इंटू एस, क्या होता है f इंटू एस। हमारे पास क्या है, हमारे पास s की वैल्यू है, ठीक है, तो w इक्वल टू क्या आ जाएगा f इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, एज इट इज हमने वैल्यू पुट कर दी। f इक्वल टू आप सभी ने पढ़ा है क्या होता है ma, तो w इक्वल टू आ जाएगा ma इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो w इक्वल टू आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, w इक्वल टू आ जाएगा m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं इसको कह सकता हूँ w इक्वल टू m वी स्क्वायर बाई 2 माइनस m यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के चेंज का, क्या होता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, आपके जो न्यूमेरिकल है उनमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन आपने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पढ़ा होगा हाफ m वी स्क्वायर। आई होप सभी ने यही पढ़ा होगा, हाफ m वी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। सभी को पता है अगर ऑब्जेक्ट किससे चलना शुरू हुआ है, रेस्ट से चलना शुरू हुआ है, तो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो W इक्वल टू क्या था, m वी स्क्वायर बाई 2 माइनस m, यू की जगह पर रख दो 0 स्क्वायर बाई 2, तो m इंटू 0 बाई 2, सबका ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। W इक्वल टू बचेगा m वी स्क्वायर बाई 2। और अभी इतना सारा तो पढ़ा ही है खैर, लेकिन फिर से पीछे जाके मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो जितना हम वर्क करेंगे वही क्या है, एनर्जी है। तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो जो वर्क आया है मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही आपने पढ़ा है, हाफ m वी स्क्वायर। क्वेश्चन दोनों तरह से आते हैं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से चलना शुरू करा है तो फॉर्मूला यही है, ठीक है। या क्वेश्चन इस तरह से आता है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कुछ भी वेलोसिटी दे देगा, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये फॉर्मूला क्या है, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओह सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, उसके लिए फॉर्मूला ये लगाना है आपको। और काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल पूछी है तो ये, और अगर इनिशियल पूछी है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस वन इज फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तीनों के लिए मैंने फॉर्मूला आपको दिखा दिया। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं आपके और तीनों कंडीशन पूछी जाती हैं। What is the initial kinetic energy of the body? What is the final kinetic energy of the body? And the question can also ask about the change in kinetic energy of the body. तो सारी ही कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। और ये यहाँ क्या कर रहा है भाई, चलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं।
लिखा हुआ नहीं है। चलिए क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं लिखता हूं डेफिनेशन। एनर्जी ऑफ अ बॉडी because of change in its position, change in its position or change in shape is known as potential energy। ठीक है भाई, किसी बॉडी की क्या चेंज की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेम कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी की भी, यूनिट जो होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि एनर्जी कितनी भी पढ़ लो आप, जो मन करे आपकी वो एनर्जी पढ़ो, यूनिट जो होगी वो सेम होगी। यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है भाई, इसके अलग क्वांटिटी है, सबसे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्या बताया मैंने, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की चेंज होने की वजह से जो एनर्जी पोजेस होती है, या किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने में जो एनर्जी पोजेस होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, वी ऑल नो दैट W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, सभी को पता है। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला लगता है मैं आपको बताऊं वो कैसे लगता है। फॉर्मूला होता है W इक्वल, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी 9th क्लास में आप पढ़ रहे हो, या जब तक आप ब्रीफली पोटेंशियल एनर्जी को नहीं समझ पाते, आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी तभी है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर भेजा। ठीक है, फॉर्मूला हम तब बना सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को कहां भेजा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, सपोज दैट ये वाटर है। ठीक है, वाटर को मैं h डिस्टेंस पर लेकर गया हूं, ऐसे पाइप से होता हुआ कहां गया है वो, h डिस्टेंस पर गया है। ठीक है, कहां लेकर गया हूं, h डिस्टेंस पर लेकर गया हूं। वाटर कितना गया, उसका मास m है। ठीक है, फिर से बताता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप एक सीधा पाइप लगाओ ऊपर इस तरह से वाटर भेजो, या ऐसे घूमता फिरता है ऐसे वाटर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, फर्क किस पर पड़ेगा, सिर्फ उसकी हाइट पर, कितनी हाइट पर हमने वाटर भेजा उस पर हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिपेंड करेगी, पाथ पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये आप 11th क्लास में ब्रीफली पढ़ेंगे, क्यों नहीं करती, कौन सी फोर्स होती है, क्या लॉ है उसके पीछे, वो 11th क्लास का पार्ट है। लेकिन आप अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी पाथ से जाए, वो अगर h हाइट पर गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी। यहां से ऐसे चले जाओ या घूम फिर के ऐसे जाके ऐसे जाओ, तब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सेम होगी। इतना समझ आया, क्योंकि हाइट जो है वो सेम है। फॉर कांस्टेंट हाइट पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब जो s है वो चेंज कर देगा किसको, h को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट था। या आपने लॉ में भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूले थे ना हमारा, जैसे s इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो जब हम हाइट की बात करते हैं तो s रिप्लेस कर देता है किसको, सॉरी h रिप्लेस कर देता है s को, और a की जगह पर आता है g रिप्लेस करता है a को, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं। तो हाइट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब हाइट जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है, तो W इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू एच। अगर मैं F की बात करूं तो F इक्वल टू क्या होता है, ma, बट फॉर द हाइट F विल बी mg। क्या होगा, mg, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg एंड h। क्या गया है भाई, mgh, W इक्वल टू mgh, एंड वर्क is also defined as the energy, the capacity of doing work is energy। तो potential energy equal to क्या जाएगा, mgh। ठीक है, अगर हम
किसी ऑब्जेक्ट को m मास के h हाइट पर लेकर गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, mgh, बिकॉज वी हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और बताता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी उसका मास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको हम यहाँ लेकर जाना चाहते हैं लेकिन अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो लार्जेस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हाइट क्या है, 0 है, h0। देन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। तो काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो, मर्जी आपकी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो, सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ हो, ठीक है, तो यहाँ बात आती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी की। ये क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी रिमेन कांस्टेंट। तो एनर्जी कभी ना घटेगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या बताया मैंने, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। डिपेंड करेगी किस पर, उसके पोजीशन पर। हमने उसको किसी हाइट पर रखा है तो पोटेंशियल ज्यादा है, हमने उसको एट द ग्राउंड लेवल रखा है तो काइनेटिक ज्यादा है। हम उसको बीच में लेकर गए तो पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वली होगा। यहाँ पर जितना, सपोज दैट यहाँ 1500 जूल है, यहाँ भी 1500 जूल है, तो यहाँ पर भी इन दोनों का सम 1500 जूल ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है भाई, जितनी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम भी उतने जूल ही होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, देख लेना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था भाई, एनर्जी, ये क्या बताया था मैंने, कि बैटरी में कैसी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। एग्जांपल पहले ही दे चुका हूं, कैसी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और इन्वर्टर में कैसी होती है, इन्वर्टर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जो केमिकल एनर्जी हमारी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है भाई, the change of one form of energy to another form of energy is known as a transformation of energy। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करा जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी है। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जैसे कंजर्वेशन का लॉ मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम कंजर्वेशन जहां लिखा होगा वो याद रखो कि उस चीज को हम खत्म नहीं कर सकते, अगर बना नहीं सकते तो खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी को हम क्या है कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं, नॉर बी क्रिएटेड, सॉरी नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। चलिए अच्छी बात है, एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। फैन होगा सबके घर में, ठीक है, जैसे हम फैन चलाते हैं, या ऐसे नहीं, हमने पहले जो बताया ना उसी की बात करते हैं, बैटरी और इन्वर्टर से चलते हैं। एक और एग्जांपल नहीं बढ़ा रहे, ऐसे ही बैटरी और इन्वर्टर से चलते हैं। बैटरी केमिकल एनर्जी है, इन्वर्टर उसको चेंज कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। अब ये जो बैटरी है इसका कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, इसने एनर्जी को चेंज करा, बिल्कुल करा, लेकिन जब इन्वर्टर की अगर हल्का सा भी साउंड है तो वो कंप्लीटली उसको चेंज नहीं कर पाया।
ठीक है, कंप्लीटली उसको केमिकल एनर्जी से किस में चेंज नहीं कर पाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर पाया। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मतलब किसी भी एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में 100% ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कुछ पार्ट किसी तीसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जैसे आपके यहाँ बल्ब है, बल्ब जो देता है हमें क्या देता है, लाइट देता है। क्या 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में ही वेस्ट होती है? बल्ब हीट भी तो होता है। तीसरी एनर्जी आ गई, नहीं आ गई? लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने लाइट एनर्जी बनाई, लेकिन ना चाहते हुए भी हमने क्या, किस में चेंज किया उसको, हीट एनर्जी में भी चेंज किया। हम चाहते नहीं थे, हम चाहते थे लाइट, हमें बल्ब जो है पूरी लाइट दे, 100% हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में वेस्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेम कंडीशन फैन में एयर आती है, उसके साथ साथ वो गर्म भी होता है, उसके साउंड भी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, पावर। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज कंजप्शन, सॉरी एनर्जी कंजप्शन। जितना एनर्जी हम कंजप्ट करते हैं पर सेकंड या किसी टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, एंड वर्क इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी। तो जितनी एनर्जी हम क्या करते हैं, कंजप्ट करते हैं कुछ सेकंड या कुछ मिनट, है ना, या पर अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, इन अ टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन। कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है। अगला है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कैसी यूनिट भाई, कॉमर्शियल यूनिट। जूल इज वेरी 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 स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज inconvenient to use it whether a large quantity of energy is involved. Inconvenient मतलब के हम इसको बहुत बड़े पार्ट के लिए यूज नहीं कर सकते, छोटे से पार्ट के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन बड़े पार्ट के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर कॉमर्शियल पर्पस हम जो यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस या तो बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट, और एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। क्या होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है, उसको बोलते हैं एक यूनिट। एंड किलोवाट आवर इज द लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बड़ी यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट होती है वाट। जेम्स वाट ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, नाम सुना होगा सबने जेम्स वाट का, आई होप सुना होगा। तो 1 किलोवाट आवर के इक्वल क्या होता है, 1000 वाट होते हैं। ठीक है, या इसको हम चेंज कर सकते हैं, और भी चेंज आप करना चाहो, देखो 1 यूनिट निकाल रहे हैं जूल में, तो जूल में चेंज करने के लिए हम 1 किलोवाट की वैल्यू रखेंगे। 1 किलोवाट की वैल्यू क्या है, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 घंटे में सेकंड होती हैं 3600। तो मैं 1 यूनिट के इक्वल लिख सकता हूं 3.6123456 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो देखिए कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ठीक है भाई, तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट, कोई अगर क्वेरी आपको आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।